अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने पढ़ना है क्लास 10th का पढ़ना है। ठीक है। चैप्टर नंबर है हमारे पास 4। चैप्टर नंबर 4 सॉरी चैप्टर नंबर है 3। ठीक है। इसके अंदर है ना हमने दो चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। आज हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही चैप्टर का नाम है। यानी कि आपके बुक में लिखा हुआ चैप्टर नंबर 311 लिखा हुआ, क्योंकि जो पहले आप 8 चैप्टर हैं वो क्या 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। तो बाकी जो नेक्स्ट हमने शुरू की है 10th क्लास की बुक, वो की थी चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 10th क्लास का हमारे पास कौन सा चैप्टर बनता है? चैप्टर नंबर 3 ही बनता है। इसके अंदर हमने पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। आपने कहा था स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसी एलिमेंट आ जाता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, इसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। अब यहाँ पे हमने आज ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की ही क्यों स्टडी की जाती है, आखिर ऐसी वजह क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन की ही स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जबकि जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है हमने पढ़ा है, वो हमारे पास सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकते हैं। ये जितने भी सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन हमने पढ़ना है कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए, इसको नाम देते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलें जी, ये बात ठीक होगी। अब इसके अंदर ऐसी क्या चीज मौजूद है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही रखे? कार्बन के अंदर ऐसी क्या चीज है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी? तो कार्बन के पास हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं। एक सबसे पहले इसके पास कैटिनेशन मौजूद है। क्या मौजूद है? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज इसके पास क्या मौजूद है? कार्बन के पास। दूसरे नंबर पे हमारे पास हाइड्रोजन के पास क्या कार्बन के पास क्या मौजूद है? दूसरे नंबर पे जो इसके पास मौजूद है वो है आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। और तीसरे नंबर पे जो चीज कार्बन के पास मौजूद है वो होती है मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स। अच्छा, ये तीन चीजें बेसिकली मेन होती हैं जो कार्बन के अंदर मौजूद होती हैं, सिर्फ कार्बन के अंदर मौजूद होती हैं और किसी भी एलिमेंट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। अब इसके अंदर ये कैटिनेशन, अब ये कैटिनेशन सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज कैटिनेशन, कि हमारे पास कैटिनेशन होती क्या है। अब कैटिनेशन किसे कहते हैं? अब कैटिनेशन आपने कहना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन। ठीक हो गया? या फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन, जिस तरह भी कह ले कि कार्बन की कहते हैं कैपेसिटी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन, यानी कि एक कार्बन एक लंबी चेन बना सकती है, उसको नाम दे सकते हैं कैटिनेशन का। अब हम पढ़ते हैं कि कैटिनेशन होती कैसे है। अब देखें जी, कार्बन आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगर मैं देखूं पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जा चुके हैं, बाकी कितने रह गए? 4 1 2 3 4 ये आ गए। बाकी कितने रह गए? 2 और 6 पूरे हो गए। हमने एक चीज पढ़ी है कि जो सेकंड शेल होता है ना, उसमें से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ लग गई है। दूसरे शेल के अंदर कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हालांकि कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। लेकिन अब इसके आखिरी शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 और 4। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कार्बन। ये भी मेरे पास कार्बन आ गई, ये भी कार्बन आ गई, ये भी कार्बन आ गई और ये भी कार्बन। अब हमने देखना है कि कार्बन लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन, यानी कि कार्बन एक मिलकर लंबी चेन कैसे बना सकता है, वो अब हमने देखना है। देखें जी, कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से ड्रॉ कर देंगे। ठीक हो गया? 1 2 3 और 4। इसके आगे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन लिखे 1 2 3 4। अब देखें जी, यहाँ पे मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया क्रॉस के साथ और इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया मैंने डॉट के साथ। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से डिफरेंट करने के लिए मैंने आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। ठीक है, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला लगाए। यहाँ पे भी अब इस कार्बन पे आ जाए, इसके ऊपर भी आप क्या करें? 4 क्रॉस, यानी कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन पे आ जाए 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पे आ जाए 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इसके भी कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं।
अब होता क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन आपस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जब शेयरिंग करते हैं तो हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो इसके अंदर भी बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर होंगे तो ये भी बॉन्ड बनेगा, ये भी शेयर होंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा है कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे तो कार्बन के अंदर बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे, तो इसका मतलब है कि पहले शेल के अंदर ही कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, बॉन्ड, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जिधर भी शेयरिंग होती जा रही है उधर क्या बनता जाएगा, बॉन्ड बनता जाएगा। तो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास एक बात ये भी पता चलती है कि जो कार्बन आपस में मिलते जा रहे हैं, यानी कि एक लंबी चेन बनाते जा रहे हैं, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ होता है। अब देखें जी, मैंने कितने कार्बन लिए थे, 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 कार्बन लिए थे, अब मजीद हम कार्बन लेते जाएंगे, वो क्या होती जाएगी, चेन बनती जाएगी, ठीक हो गया। जितनी ज्यादा लंबी चेन होगी हम कहेंगे उतनी ज्यादा क्या हो चुकी है, कैटिनेशन हो चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने ये रखना है कि जितने भी हमारे पास क्या कैटिनेशन सिर्फ कार्बन शो करता है और कोई एलिमेंट शो कर सकता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइजेस होता है, बोर्ड के पेपर में बारहा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए जी, एक चीज यहां आपने ग्रुप नंबर 4 पढ़ा होगा, 4A, ग्रुप नंबर 4A आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा सस्सी गई सिंध पंजाब, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा सस्सी गई सिंध पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है कि कार्बन के लास्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन सब के भी लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि वैलेंस शेल है ना। यहाँ पे हमने अभी कार्बन का ड्रॉ किया था कि कार्बन 6 नंबर पे होता है, इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 1 2 3 4। अब देखें कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 और 4 है। कहते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन अराइज होता है, बोर्ड के पेपर में आता है वाई, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई कार्बन शो कैटिनेशन, वाई कार्बन शो कैटिनेशन, वाई कार्बन शो कैटिनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट, बट सिलिकॉन डज नॉट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मकसद ये पूछ रहा है कि कैटिनेशन आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की एक लंबी चेन बन जाना, ठीक है। वो कहता है स्ट्रेट चेन भी बन सकती है, क्लोज भी बन सकती है, रिंग भी बना सकती है, यानी कि कार्बन की लंबी चेन हो क्या कहलाती है, कैटिनेशन। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, कहता है कार्बन कैटिनेशन शो करता है, यानी कि हमारे पास लंबी चेन बनाता है कार्बन, बट सिलिकॉन डज नॉट, बट सिलिकॉन डज नॉट, कि हमारे पास जो सिलिकॉन है वो लंबी चेन नहीं बनाता। आखिर इसकी वजह क्या है, कहते हैं कार्बन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिलिकॉन के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैटिनेशन क्यों नहीं शो करता सिलिकॉन, आखिर वजह क्या है। तो इसकी 2 रीजंस लिखनी है आपने। कहना है कैटिनेशन के लिए हमेशा 2 कंडीशंस होती हैं, अगर उनको वो कोई भी एलिमेंट फॉलो करेगा तो कैटिनेशन उसके अंदर हो जाएगी, लेकिन उस रूल को सिर्फ कार्बन फॉलो करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं सिर्फ कैटिनेशन किस एटम के अंदर मौजूद है, कार्बन के अंदर मौजूद होती है। अब देखें जी, कौन सी 2 चीजें होनी लाजमी है कैटिनेशन के लिए। सबसे पहले कहता है वैलेंसी मोर देन 2, या 2 कह लें, 2 और मोर देन 2 ऐसे लिख लें, वैलेंसी शुड बी 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2। अच्छा जी, अब देखिए जी, वैलेंसी कहता है या तो 2 होनी चाहिए या 2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी, या तो वैलेंसी 2 हो या फिर क्या हो जाए 2 से ज्यादा हो जाए। अच्छा जी, अब कैसे वैलेंसी होती क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जी, कार्बन मैंने अभी बताया, कार्बन दूसरे शेल में आ गया तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेकंड शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कहता है आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। लेकिन कार्बन के लास्ट शेल में किसे कितने वैलेंसी है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हालांकि कैपेसिटी कितनी थी, 8 की थी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं, इसको कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं।
अब देखते हैं जी, अब आपको भूख लगी हुई है, आपने खाना खाना है, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि भाई मेरी 3 रोटियां खानी है, यानी कि वो आपकी क्या बन गई, कैपेसिटी बन गई। अब ये जो आपकी कैपेसिटी होती है ना, वो आप कहलाती है वैलेंसी, यानी कि इस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 मौजूद है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी हम कह सकते हैं 4 है। यानी कि पहली क्या है, वैलेंसी शुड बी मोर 2 और मोर देन 2, ठीक हो गया, 2 हो या फिर क्या हो, 2 से ज्यादा हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए जी, कार्बन के पास भी 4 की वैलेंसी है और सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी। चले जी, हम मान लेते हैं कि इस बात को कार्बन ने भी मान लिया है और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड वाले ने भी इसको क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। सबके पास 2 से ज्यादा वैलेंसी है, यानी कि 4 इनके पास कैपेसिटी है कि मजीद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब कहता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड between its atom with other, stronger bond between its atom with other। अच्छा जी, अब दूसरी शर्त उसने ये रखी है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम विद अदर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको ना मैं कोशिश करता हूं अपने आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। अच्छा जी, अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम विद अदर का मतलब क्या है। अब देखें जी, यहां पे मैं कह देता हूं कार्बन ने कैटिनेशन करनी है, कार्बन आपस में मिल गए, और यहां पे सिलिकॉन और सिलिकॉन ने आपस में क्या किया, बॉन्ड बना लिया, ठीक हो गया। कार्बन ने बॉन्ड बना लिया और सिलिकॉन ने बॉन्ड बना लिया। अब देखें जी, कहता है ये जो कार्बन और कार्बन अपने दरमियान जो बॉन्ड बनाते हैं ना, वो होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। जबकि सिलिकॉन आपस के दरमियान जो बॉन्ड बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वीक। यहां पे लिखना था देन अदर एटम आना था, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम देन अदर एटम। अच्छा जी, अब देखें जी, यहाँ पे कार्बन और कार्बन यानी कि ये भी एक एटम है, ये उसी का ही एक एटम है, दोनों एटमों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो बना है स्ट्रॉन्ग। कहते हैं सिलिकॉन और सिलिकॉन ये भी एक दूसरे के क्या है, बिटवीन इट्स एटम, यानी कि ये भी एक अपना एटम है और ये भी सिलिकॉन का अपना ही एटम है। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बनेगा। कैसे पता चला, देखिए जी, ये जो हमारे पास कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, 452 किलो जूल पर मोल। जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन का हमने बॉन्ड तोड़ना हो तो इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो कितनी होती है, 200 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखें जी, दूसरी शर्त उसने ये रखी थी कि बॉन्ड क्या होना, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बिटवीन इट्स एटम। देखें जी, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा। इसी तरह हम मजीद देख लेते हैं। अच्छा जी, अब कार्बन कहता है ऑक्सीजन के साथ मिल गया, किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह कहता है सिलिकॉन किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन। अब इनके ये अपने एटम नहीं है, ये और एटम है। कार्बन कार्बन एक जैसे एटम, यानी कि अपने ही एटमों से मिला है। सिलिकॉन ये भी अपने एटमों से मिला है। अब यहाँ पे कहता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिल गया। ये भी अलग दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए और ये भी दो डिफरेंट एटम हो चुके हैं, ठीक है। ये डिफरेंट और ये भी क्या, एक दूसरे से डिफरेंट। अब कहता है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए बॉन्ड चाहिए, एनर्जी तो चाहिए होती है, वो चाहिए होती है 357 किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। और जो कार्बन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 251 किलो जूल पर मोल। अब देखिए जी, यहां पे कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड तोड़ना था वो उसके लिए एनर्जी क्या लगी, ज्यादा लगी। देखिए सिलिकॉन का जब बॉन्ड तोड़ना था कम लगी। अब यहाँ पे सिलिकॉन ने जब ऑक्सीजन के साथ बनाया तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। कार्बन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगी, कम लगी। अब यहाँ पे उसने दूसरी बात यह की है, कैटिनेशन सिर्फ वो शो करता है जो अपने एटमों के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सके देन अदर, दूसरे एटमों से कमजोर बना सके और अपने एटमों से क्या बना सके, स्ट्रॉन्ग, वो कैटिनेशन शो करेगा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ जब बनाता है वो क्या बनाता है, वीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी कंडीशन पूरी होगी कि कार्बन अपने दरमियान जो बॉन्ड बनाता है वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है देन अदर। इसी वजह से कहता है ये हमारे पास क्या शो करती है, कैटिनेशन शो करती है। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोमरिज्म। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।